एक हो गया मैम। कर चलिए दिया आज का मैंने। सर बचा। थैंक यू पूजा जी। चलिए आगे शुरू करते हैं। आज सेल डिवीजन कंप्लीट करके फटाफट से फिर हम टिश्यू का पूरा कंप्लीट करेंगे। टिश्यूज में कुछ चीजें ऐसी थी जो आप लोगों को समझ में ना आ पाती, इसके लिए न्यू पीडीएफ है, हम उससे पढ़ेंगे और उससे आपको क्लियर हो जाएगा टिश्यूज को लेके। ठीक है, जो कल थोड़ी सी त्रुटि यहाँ रही थी वो आज पूरी हो जाएंगी। चलिए मुझे बताइए कि स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या सभी को दिखाई दे रहा है? यस मैम, जी यस दिखाई मैम। दे रहा है। अब हमारी बॉडी में ना सेल डिवीजन ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। और ये दोनों ही हमारी बॉडी में निरंतर चलते रहते हैं। जो मियोसिस होता है वो हमारे सेक्स सेल्स के अंदर होता है, यानी गमीट में। ठीक है। और जो दूसरा माइटोसिस होता है वो पूरी बॉडी में निरंतर चलता रहता है। इसका फायदा क्या होता है जो निरंतर चलता रहता है? तो इसका फायदा ये होता है कि हमारी बॉडी में ग्रोथ, रिपेयर, किसी प्रकार का कोई विकार कुछ भी ऐसा है वो उसको करता रहता है, मतलब उसको रिपेयर करने में हमारे काम बहुत हमें हेल्प करता है। सेल डिविजन जो हमारे होते रहते हैं, कुछ सेल्स की जो डिविजन होती है, मतलब हमारी जो इंफॉर्मेशन है डीएनए की, वो इंफॉर्मेशन हमारी प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड होती रहे, इस प्रकार से ये डिवीजन अच्छे से होते रहना चाहिए। इसका निरंतर इसका डिवीजन विभाजन अच्छे से होते रहना चाहिए, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए। इसमें डिस्टरबेंस आने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी तो फिर इससे विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो अभी दो प्रकार के पहले हम पढ़ लेते हैं कैसे कैसे है। ठीक है, पहले हम बेसिक वाला पढ़ेंगे, माइटोसिस जो बेसिक है। ठीक है। इंटरफेस। मैम स्क्रीन बहुत छोटी है। सॉरी सॉरी, भूल गई थी। ठीक है। कम से जी। तो ये माइटोसिस है। ठीक है। इसमें इंटरफेस, इंटरफेस में पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम कोई भी कार्य करने लगते हैं आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ना, ऐसे इंटरफेस में पहले ही सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि हाँ अब डिवीजन स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। वो सारी चीजें बहुत ज्यादा बनाना शुरू कर देगा, प्रोटीन ज्यादा बनाएगा, वो फ्लूइड को यानी कि साइटोप्लाज्म को थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर देगा। तो और जो हमारे सेंट्रोसोम जो होते हैं वो भी अच्छे से अलग अलग होने शुरू हो जाएंगे। ये ऊपर देख पा रहे हैं आप? ये दोनों पहले अभी इकट्ठे हैं, अब धीरे धीरे करके डिवाइड करके ना एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, अभी नहीं आएगा पर इन फेजेस में ये इधर से इधर आ जाएगा। यहाँ पे दोनों पोल अपार्ट हो जाएंगे, यानी कि एक हो जाएगा दूसरी तरफ, दोनों आमने सामने हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है। ऐसे ऐसे हो जाएंगे, पर उससे पहले ही अपने आप को विभाजन कर रहे हैं, अपने आप को डबल कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं ये। तो इंटरफेस इसे कहते हैं। प्रोफेस, प्रोफेस में क्या होगा, वही दो जो थे वो थोड़े डिवाइड होने लगे, अलग होने लग गए, अभी धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा। इसमें आप देखेंगे ये जो है क्रोमोसोम, इनमें भी अपनी एक थोड़ी दूरी बननी शुरू हो गई है, ज्यादा फ्लूइड इनके अंदर आना शुरू हो गया अपने कार्य के लिए, अपनी गति के लिए। फिर मेटाफेज में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है। यहाँ ना सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं, ऐसे एक सीधी, बिल्कुल एक सीधी आकार में ऐसे आ जाते हैं। ठीक है। ये ऐसे आने से फायदा क्या होता है इनको, जो ऊपर हमने इसमें देखा ये दोनों जो डिवाइड हो रहे थे ना अलग अलग, दोनों अलग अलग पोल्स पे जाए थे, अब दोनों देखो अलग अलग पोल्स पे आ गए। एक मिनट में पेन चेंज करते हैं कलर। जी, दोनों अलग अलग पोल पे आ गए। ठीक है। इन दोनों पोल्स पे इसने अपने स्ट्रैंड्स बाहर निकाल लिए, ऐसे करके ना अपने हाथ समझ लीजिए, इन्होंने अपने हाथ ऐसे बाहर निकाल लिए। ठीक है। अब ये जो हाथ है ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम की जो ये एक्स एक्स ऐसे करके जो पूरी प्लेट बनी हुई है ना ये वाली, इस प्लेट से ना एक सिरा इस वाले पोल पे जाएगा, ये दोनों खींच लेंगे इसको। यहाँ जो इनमें देख रहे हैं हम, ये इन्होंने अटैचमेंट्स रखी हुई है, तो ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे, और ये दोनों जो होंगे ये आ जाएंगे राइट साइड पे। ठीक है। और जो बीच में इनका रिबन है, जिनको डिवाइड जिनको रोके हुए हैं, इनका जो रिबन बीच में एक रिबन है, बीच में जो इनका रिबन है, ये वाला जो रिबन या के लिए जिसने इसको टाई करके रखा हुआ सेंट्रोमियर ने, वो अब दूसरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। टूट के क्या होगा
दोनों को अलग अलग विभाजन करने में, सेपरेट करने में ना हेल्प करेगा, अदरवाइज तो चिपका रह जाएगा, वो अलग नहीं हो पाएंगे। तो ये दोनों स्ट्रैंड आ गए लेफ्ट साइड पे, ये दोनों स्ट्रैंड्स आ गए राइट साइड पे। ठीक है, ये विभाजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ दो चार ब्लू है टोटल में देखा जाए, ये चार ब्लू है यहाँ पर, 1 2 3 4। ऐसे ही चार ऑरेंज है, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, ब्लू भी ऐसे ही आके, फिर रेड भी आ गया ऐसे ही। अब एना फेस में चेक कीजिए, ये दो इधर आ गए और ये दो इधर आ गए, देखा? ऐसे ही दोनों अलग अलग हो गए, और ये पूरा डिवीजन हो गया। अभी क्या है, पूरा सेल देखेंगे आप, एक मोटा मोटा सा है, एक ही आकार का है, अभी बड़ा है, फूला हुआ है, एक ही जगह पे ही है। ठीक है, तीनों फेस में अब इसके बीच में ये डेप्थ आनी शुरू हो गई है अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ से टूटना शुरू होगा। ठीक है, जैसे कि हम कभी अगर कोई ऐसी चीज हमें तोड़ने लगेंगे तो हम उसको थोड़ा प्रेस करते हैं ना इनसाइड, उसको तोड़ने के लिए। कोई भी चीज स्पॉन्जी होगी तो अंदर की तरफ उसको तोड़ने के लिए हम उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें सबसे अच्छा देखने को या समझने के लिए होता है ब्रेड का पीस अगर है, या पाव भाजी का बन होता है, तो हम उसको, वो अगर हम तोड़ेंगे तो इनवर्ड में प्रेस होगा ना, बाहर की तरफ तो नहीं आएगा। तो प्रेस करेंगे, वो अपने आप ही वो एक लेयर बिल्कुल बीच में इतनी समान तौर पे हो जाती है कि वो टूट जाता है। ऐसे ही ये भी बीच में से ऐसे टूट जाएगा। अब अलग होने लगा है ये अलग हो गए। यही दो हैं जो अलग हुए हैं, जिनके बीच में एक डेप्थ आया था। ठीक है, इनवर्ड, तो इससे इनवर्ड इमेजिन कहते हैं उसको, इमेजिनेशन। तो ये इनवर्ड आना शुरू हुआ, इससे पूरा भी धीरे धीरे करते 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 पूरा कटे लग गया, और दोनों डिवाइड हो गए फाइनली। तो ये जो डिवीजन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स का नहीं हो रहा, ये जो डिवीजन है सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स का नहीं हो रहा, इसके अंदर जो बाकी के माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे बाकी के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने जो सब कुछ पढ़ा है ना, वो सब कुछ भी यहाँ पे इन सब में पूरा प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है। तो ये जो कॉपी चल रही होती है, डुप्लीकेशन जिसे कहते हैं, वो इंटरफेस के फेस पे ये अंदर से तैयारी कर रहे होते हैं कि हमें ये सब कुछ दोबारा, सॉरी, ये सब कुछ हमें डबल डबल करना है। क्योंकि विभाजन होने के बाद क्रोमोसोम का जब डिवीजन हो जाएगा, तब हमें जो सेल डिवाइड हो जाएंगे, टू डॉटर सेल्स में बन जाएंगे, तो हमें इक्वली समान भी तो उसको डिवाइड करना होगा। उसके पास भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, इसके पास भी होना चाहिए, रफ भी होना चाहिए, स्मूथ भी होना चाहिए, लाइसोसोम इसके पास भी तो इसके पास भी। तो ये पूरी जो डिवीजन है वो यहाँ पे करी जा रही होती है। बट जो डुप्लीकेशन है वो तो चल ही रहा है, और साथ में साइटोप्लाज्म का भी फ्लूइड भी बहुत सारा होना चाहिए, क्योंकि वो दो में डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो ये जो चीजें डिवीजन के टाइम पे हो रहा होता है, ये पूरा फेस ऐसे हमें मिलता है। और ये डिवीजन कहाँ हो रहा होता है, सिर्फ सेक्स सेल को छोड़कर बाकी जितने भी सेल्स है सब में ये डिवीजन अक्कर होता है। ठीक है, क्लियर? ये होता है माइटोसिस। इतना ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, माइटोसिस। ये ग्रोथ, रिपेयर, इन सब में हमारे बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, फिर आता है मियोसिस। मियोसिस अगर माइटोसिस समझ लिया, जो कि बहुत इजी है आपकी कोर्स के अकॉर्डिंगली, तो मियोसिस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मियोसिस में वही फेज फिर से एक बार और रिपीट हो जाते हैं, इसलिए उनके फेजेस में हमारे पास ट्रिक क्या होती है फेज को याद करने की, पी मैट। ठीक है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। ठीक है, मियोसिस में ये फेजेस दो दो बार होने शुरू हो जाते हैं, पी फेज 2, एम फेज 2, एना फेज 2, टीलोफेज 2। ये 1 1 1 1। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये वही फेज है जैसे इंटरफेस का हमने वहां भी पढ़ा, माइटोसिस में। ठीक है, इसमें सेम प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फिर प्रोफेस में ये दोनों अलग अलग होने लग रहे हैं, मतलब अपनी अपनी साइड्स पे ये एक ऐसे ना जैसे बीच में थे, तो ये एक लाइन में आ सके इसके लिए अपने आप को अलाइन करने के लिए ऐसे जगह बना रहे हैं। ठीक है, अभी ये दोनों जोड़े में है। ठीक है, अब वही सेम जो यहाँ पे इन्होंने वो नहीं है इसके अंदर, ये यहाँ पे ऐसे जो था ना, सॉरी, एक ही जगह पे आएगा अभी, ये ऐसे एक जगह पे था, अभी धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ के साथ ये भी फैलने लगा है यहाँ पर। अब इसने अपनी पूरी जगह बना ली, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, दोनों के दोनों ऑपोजिट पोल्स पे आ गए। अब देखते रहे, मेटाफेस 1 या प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, दोनों अलग अलग के उसमें आ गए।
अब एनाफेज 1 में इसने अलग कर दिया, जो क्रोमोसोम का जोड़ा था, एक जोड़ा गया लेफ्ट में, एक जोड़ा गया राइट में। इन एनाफेज में ये जोड़ा अलग हो गया, ठीक है। अब टीलोफेज में क्या हो रहा है, हम जानते हैं टीलोफेज में पहले ये गुब्बारे की तरह ये वाला यहाँ पे था ना, अब इसमें इन डेप्थ आ गया, कट लगेगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये वाला अलग हो गया और ये वाला भी अलग हो गया, ठीक है। जब ये अलग हुए तो इसने अब यहाँ देखिएगा, ये टीलोफेज 1 था, यहाँ तक तो हो गया पूरा माइटोसिस कंप्लीट, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, ठीक है, टीलोफेज तक। यहाँ पे पूरा चेंज मतलब यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहीं पर ही ना चेंज क्या आएगा, अब इसके अंदर फिर से विभाजन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं करना है, या हमें 23 पेयर, सॉरी 23 क्रोमोसोम ही रखने हैं, पेयर में नहीं छोड़ना, ठीक है। अब पेयर में नहीं करना तो मुझे फिर से इसका डिवीजन करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट होगा। उसने 2 डॉटर सेल्स बनाए ना, ये वाले, ये 2 डॉटर सेल्स बनाए थे, अब फिर से डिवाइड करेगा, सेम प्रोसीजर, प्रोफेज 1, दोनों अपनी अपनी जगह पे, एक जगह पे सिधाई में, एक एक सिधाई में लाइन में आने के लिए दोनों तैयारी कर रहे हैं। जो हम भी कहीं भी थे, वापस एक लाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं, अब एक लाइन में आ गए, मेटाफेज में ये आ गए। एनाफेज में अगेन दोनों को लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड कर दिया गया। फिर टीलोफेज में अगेन इन 2 सेल्स के बीच में से इनको तोड़ा गया, ये अंदर की तरफ झुकाव अपने आप आना शुरू हो जाता है, कोई बाहरी तौर पे कोई फोर्स या प्रेशर नहीं लगता, ये इनका अपना एक मैकेनिज्म है जो अपने आप ये अंदर की तरफ मुड़ेगा, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ेगा ये यूं, और यहाँ से बीच में से ये टूट जाएगा, टूट के इन्होंने क्या बना दिया, अलग अलग अपने सेल्स बना दिए, जिसे कहते हैं हम हैप्लॉइड। आप नाम ना याद करना, सिर्फ ये एक मेडिकल टर्म है, आप छोड़ दो ये वर्ड, सिर्फ इनके फेजेस के हिसाब से समझाने के लिए, आप हैप्लॉइड डिप्लॉइड में मत जाना। फिर भी सामने लिखा है तो इतना मीनिंग समझा देती हूँ, डिप्लॉइड का मतलब ये वाला होता है, ये वाले सेल, जो ये वाले सेल बनते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, माइटोसिस में। और जो मियोसिस में लास्ट में सेल्स बनते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड वाले, ठीक है, क्लियर हो गया। माइटोसिस और मियोसिस में ये मियोसिस, ठीक है, सेम है, बस दोनों का फेस दोबारा रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम मियोसिस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पेयर में क्रोमोसोम नहीं होते, इसकी वजह से फिर से वही सीक्वेंस दोबारा रिपीट होता है, ताकि हर क्रोमोसोम को अलग अलग एक उसमें बांटा जा सके, 23 पेयर तक 23 तक रखा जाए, पेयर को तोड़ दिया जाए, ठीक है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो कुछ भी डिटेल आपको नहीं करवानी है, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बहुत सारी, ठीक है। डिटेलिंग में होता है कि कैसे किसने किसका क्रोमोसोम ले लिया, सेंट्रोमेयर ऊपर है नीचे है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए छोटा सा से पर्पल वाला पार्ट ऊपर ले लिया, रेड वाला पार्ट यहाँ पे ले लिया, ये आपके कोर्स में है ही नहीं, ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ आपके कोर्स में नहीं है। माइटोसिस मियोसिस समझ लिया, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और मियोसिस हमारा किसमें होता है, ये हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। मियोसिस हमेशा किसके अंदर होगा, हमारे सेक्स सेल्स के अंदर होगा, गमीट्स के अंदर होगा, स्पर्म एंड द ओवा, ओके, ठीक है। चलिए हम टिश्यू वाला पार्ट आज कंप्लीट कर लेते हैं, जो थोड़ा सा हमारा रह गया था। सबको दिखाई दे रहा है? जी मुझे प्लीज बताइएगा कोई भी। यस मैम। थैंक यू। ठीक है, टिश्यूज को एक बार देख लेते हैं। अब इतने सारे सेल्स से सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो हर चीज को गति प्रदान करने के लिए, जीवन प्रदान करने के लिए सक्षम होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है। इसलिए आपने देखा कि सेल डिवीजन में लास्ट में साइटोप्लाज्म डिवाइड भी किया, ठीक है। तो वो जो होता है साइटोप्लाज्म, वही आकार और इन सब चीजों में जो द्रव्य हैं, जो अंदर के जो सॉरी द्रव्य जो अंदर की जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो अपनी काम कार्य प्रॉपरली अपना टाइमली अपना काम कर सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें रासायनिक क्रियाएं होती रहें,
तो उसके लिए उनको एक बड़ा ही स्मूथ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जब इनकी शेप, इनकी फंक्शनिंग, मैंने जैसे बताया भी था पहले कि इनकी शेप और इनकी फंक्शनिंग अलग अलग होने लगती है हर सेल की। सब तो थोड़ी शेप डिफरेंट होगी, तो उन्होंने इकट्ठे मिलके एक ग्रुप बना लिया सेल्स में, और उन सेल्स ने मिलके जो एक ग्रुप बनाया उसको हम टिश्यू बोल देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सेल्स ने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, और वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कुछ ना कुछ डिफरेंट कार्य करते हैं, ठीक है। तो वो जो टिश्यूज है, पहले हम टिश्यूज को समझेंगे वो कार्य कर क्या रहे, क्यों उन्होंने ऐसा बनाया, ठीक है। तो जो सेल से ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, सॉरी, ठीक है। जितने भी सेल ग्रुप है, उस सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप करते हैं कि ताकि वो एक टिश्यू बना सके, ठीक है। और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है इनका, एग्जाम्पल जैसे कि ब्लड और मसल्स, एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ सेल्स विच विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसे मैंने कहा ना कि स्ट्रक्चर में भी सेम होते हैं, दिखने में कुछ कुछ दिखने में भी एक जैसे होंगे और कार्य भी एक जैसे से करेंगे, इसलिए इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब ऐसे ना चार प्रकार की मेजर जो है, वो चार प्रकार के हमारे टिश्यू हैं। कल भी हमने पढ़ा था, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू सबसे बेसिक टिश्यू माना जाता है। ये क्या होता है, सॉरी, सेल्स जो होते हैं फिट क्लोजली टुगेदर, इसके अंदर जो इसके सेल्स है ना बड़े आपस में इकट्ठे साथ साथ चिपक चिपक के बैठते हैं, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब कि एक सेल के बीच से दूसरे सेल के बीच में, यहाँ ना इनके बीच में स्पेस नहीं है इतना, ये देख रहे हैं हम, ये ऐसे स्पेस बहुत कम मिलेगा इनका। ये तो मैंने आपको फिर भी बहुत ज्यादा दिखाया है, पर इतना भी नहीं होता, बहुत चिपके हुए होते हैं, सटे हुए होते हैं आपस में एक दूसरे के, कि बहुत ही नामात्र इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है कि इनके बीच में जो फ्लूइड जो होता है, एक सेल से दूसरा सेल बात कर सके, वो फ्लूइड जो इन दोनों के बीच में होता है वो बहुत बहुत ही कम होता है, ठीक है। द लोअर सरफेस इज बाउंड बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सिर्फ समझाने के लिए, याद करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सी फिर ऐसे धीरे धीरे करके लेयर्स पे लेयर्स बनती रहती है, ठीक है। ऐसे ही एपिथेलियल, इस स्पेस की वजह से ही एपिथेलियल को हमने कुछ चीजों में डिवाइड करा, दो तरीके के, दो भागों में उनको डिवाइड करते हैं। देखते हैं अभी, पहले पहले देखते हैं एपिथेलियल हमें पढ़ाई कहाँ कहाँ जाते हैं। बॉडी कवरिंग, जैसे मैंने बताया था, बॉडी की लाइनिंग, ग्लैंडुलर ऑर्गन्स, जितनी भी हमारी ग्रंथियां हैं, वो वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको जो बनाते हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है, वो किससे होती है, एपिथेलियल टिश्यू से होती है। इनके फंक्शन क्या होते हैं, प्रोटेक्ट करना, एब्जॉर्ब करना, फिल्ट्रेशन करना, सिक्रीशन करना। ये फंक्शंस जो सारे हैं ना, ये धीरे धीरे ऑर्गन्स के साथ साथ आप और इन डेप्थ समझते जाओगे। फिलहाल प्रोटेक्शन से आप यही समझिए इसको, कि प्रोटेक्ट किससे करेगा, ताकि घर्षण ना हो ज्यादा के ज्यादा, जो क्योंकि इन्होंने ऑर्गन्स को लाइन करके रखा हुआ होता है, उनको उनके ऊपर डायरेक्टली कोई ऐसा पदार्थ ना आ जाए जो हानिकारक हो सकता है। पहले उसका पाचन होगा, उसका उसको क्लियर आउट करा जाएगा, साफ करा जाएगा, या उसके टॉक्सिन्स निकाले जाएंगे, तब वो ऑर्गन की तरफ पहुंचेगा, ऑर्गन को वो न्यूट्रिशन या जो भी चीज, जो भी द्रव्य है वो पहुंचाना होगा, वो पहुंचाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, जब हम खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिशन जो होते हैं, हम कहते हैं ना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो गए बार बार, कौन करेगा वो एब्जॉर्ब, वो ये टिश्यूज ही एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये उनका कार्य होता है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मेजरली हम कहाँ समझते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा मीन्स मेजरली इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, किडनी में किडनी। पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। हाँ जी, किडनी, बिल्कुल ठीक। तो किडनी फिल्टर करती है किसको, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, उसमें जितने भी, जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जो थोड़े वक्त और हमारे शरीर में द्रव्य या कोई भी किसी प्रकार का पदार्थ रहा, तो वो हमें एलर्जी कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है, और हमारे एक जहर का काम कर सकता है, अगर वो थोड़े लंबे टाइम तक हमारे शरीर में रहेंगे तो उसको किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। और ये किसकी हेल्प से होता है, टिश्यूज की हेल्प से, ठीक है। फिर सिक्रीशन, सिक्रीशन क्या आता है, जैसे कि हमें कहते हैं ना, हम दवाई खाई, दवाई खाने के बाद होता है हम पल में ठीक हो गए, तो वो जो हमारे हॉर्मोन्स में, हार्मोन जो सिक्रीट हो रहे हैं, जिन ग्लैंड्स में से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं पेन किलर्स की तरह, तो वो करवाया तो एलोपैथिक मेडिसिन ने,
या कोई मेडिसिन हम खाते हैं, करवाया उसने, पर वो कार्य हो क्या रहा है, उसमें सिक्रीशन हो रहा है। अब वो फटाफट से केमिकल रिलीज करेगा और हमारे जो टारगेट ऑर्गन है वहां तक वो चीज पहुंच जाएगी। ठीक है, जो भी जैसा भी पेन किलर होगा वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देगा। उसके आसपास अगर सूजन होगी तो सूजन की हमें दर्द महसूस कम हो जाएगी। हेडेक हो रहा होगा तो हमारे हार्मोन सेक्रेटरी होने शुरू हो जाएंगे, केमिकल रिलीज ऐसा होगा कि यहाँ पेन हो रहा है तो यहाँ पे फटाफट से इसके लिए, इसके काउंटर एक्ट के लिए कुछ केमिकल्स भेजे जाए फटाफट से। तो वो जो केमिकल रिलीज हो रहा है उसे हम सिक्रीशन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे सिक्रीशंस हैं। ठीक है, चलिए, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से थे ये कल हमने देख लिया था। सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। सिंपल का सिंपल, ये एक ही चीज याद रखिएगा, इसकी लेयर एक ही होती है, 3 4 5 10 कोई लेयर नहीं होती। सिंपल एक ही लेयर वाले पाए जाते हैं। ठीक है, जो कंपाउंड वाले होते हैं ना, इसमें होती हैं 2 2 3 3 लेयर हो जाएंगी, बड़ा बड़ा लेयर हो जाएगा। और इसमें एक होता है कि जो तो बिल्कुल ही वो हो जाता है, मतलब उसने क्या कर रखा होता है, दो दो चीजों को समावेश होता है। 2 प्रकार के जो टिश्यूज होंगे ना, ये 2 प्रकार के सेल होंगे, उनको इकट्ठे जोड़ लेता है। आगे पढ़ेंगे वो कहाँ कहाँ किस में होता है। ठीक है, पहले एक बार यहाँ से इस चार्ट को जरूर याद कर लीजिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे क्वेश्चन आता है। वो पूछ लेगा ये वाला किस में आता है, ये वाला टिश्यू स्क्वामस कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव है, एपिथेलियल है, नर्वस है, मस्कुलर है या स्केलेटल है। ऐसे नाम में जानबूझ के घुमाएगा आपको, जबकि नाम यही होंगे और विभाजन में होंगे, जो इनके डिवीजन होते हैं, टाइप्स होते हैं, उन्हीं में से कोई नाम को जोड़ देगा। आपको लगेगा ये तो नाम सुनो सुनो लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, शायद यही इसका आंसर है। तो वो कोशिश क्या करेगा एग्जामिनर की, सिमिलर आपको ऑप्शन देगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो सके। तो आपने ये चार्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। ये चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ टिश्यू अगर जब आप पढ़ने जा रहे हो। बाकी चीजें तो फंक्शनैलिटी से आपने पढ़ ली, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के देता है। ठीक है, चले। सिंपल स्क्वामस में कैसा होता है, चपटा सा गोल गोल टाइप का होता है, इसमें आगे दे रखा है, इन्होंने बता रखा है। ठीक है, फिर क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है, सीलिएटेड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही यही होता है, लेयर्स में। ठीक है, स्यूडो स्यूडो मतलब नकली, होती सिंगल लेयर है, लगती डबल डबल है। ठीक है, फिर कंपाउंड में क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड होते हैं, इसके अंदर भी लेयर्स ही होती हैं, लेकिन इसमें मल्टी लेयर्स है, इसलिए सिंपल से ये अलग है। सिंपल से ये वाला स्ट्रैटिफाइड अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल लेयर है, इसमें डबल लेयर है। आप इसके आगे अपने समझ के लिए लिख भी सकते हैं, सिंगल लेयर। ठीक है, और यहाँ मल्टी लेयर। अपने लिए, अब आप नोट्स अपने लिए बना रहे हो, किसी को देने नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग ही लिखना उसके अंदर। ठीक है, फिर सर्टिफाइड में क्या क्या क्या, इसके अंदर स्क्वामस की कुछ मल्टी लेयर मिलेंगी, क्यूबॉइडल की मल्टी लेयर मिलेंगी, कॉलमनर की मिलेंगी, कॉलमनर सीलिएटेड की मिलेंगी, मतलब दो डिफरेंट तरीके की जो सेल्स है, टिश्यूज है, वो मिल रहे हैं आपस में। ठीक है, फिर एक होता है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशन में क्या होगा, एक ये, एक इसकी लेयर, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, तो एक ट्रांजिशन जाता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं इसको कैसे होता है ये। टाइप्स ऑफ epithelial tissue classification based on the number of cell layers। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझने के लिए वैसे क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, ये क्यों हम पढ़ भी क्यों नहीं, समझ क्यों रहे हैं। जो ये टिश्यूज की लेयर होती है ना, जब कभी ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है किसी की, तो कितनी इन डेप्थ टिश्यूज की लेयर को कट करा जा रहा है, ये डॉक्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। हमारे लिए भले ही एज अ योग प्रैक्टिशनर इतना जानना जरूरी हो या ना हो, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, कि हम कितना इन डेप्थ, कितनी लेयर्स और कैसे कट लगाएंगे। जो बेसिक बेसिक होते हैं ना, उनपे लगते हैं ये वाले कट। जब बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाना होता है तो इस तरह के कट लगते हैं, लंबे वाले, ताकि वो प्रॉपरली इसको खोल के, ऐसे खोल के, इस तरह से खुल जाएगा, उसको खोल के फिर पीछे जो बिल्कुल इन डेप्थ, जो नीचे बिल्कुल अंदर में जाके हमें कुछ करना होता है, ऑपरेट करना होता है, वैसे होता है। तो जो ये कट्स लगाए जाते हैं ना वाइल डूइंग द सर्जरी, वो कट्स इन लेयर्स के हिसाब से होता है कि कौन सी लेयर है,
उसके हिसाब से वो कट लगाए जाते हैं। कहाँ का ऑपरेशन हो रहा है, पेट का हो रहा है, लेग्स का हो रहा है, थाई में है, काफ में है, नी का ऑपरेशन हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ हो रहा है, डोर्सल साइड पे हो रहा है। तो ये सारी लेयर्स फिर वहां हमें देखनी होती है कि किस तरह से कौन सी लेयर होती है, और वो कैसी लेयर है, 4-5 वाली लेयर है, 1 वाली है, 2 वाली है, इस तरह से। ठीक है, हम जब कर रहे होते हैं ये थोड़ा हाई लेवल पे, जब मसल्स को समझेंगे ना, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जब हम एक्सरसाइज आसनों में आएंगे तब, क्योंकि जब मैं आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कराऊंगी तो मैं आसनों की बहुत सारी चीजें उसी में करवा दूंगी। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वन लेयर, जैसा भी बताया हमने पढ़ा। स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल मोर देन वन लेयर। ठीक है, सिंपल इस तरह की होती है, सिंपल जो हमारी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है। फिर स्ट्रैटिफाइड में यही इसी की लेयर्स बननी शुरू हो गई, 1 लेयर, 2, 3। ठीक है, ऐसे ही लेयर्स बननी शुरू हो गई स्ट्रैटिफाइड में। फिर सिंपल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बेस्ड ऑन द सेल शेप, स्क्वामस में क्या होता है, फ्लैटन से होते हैं, ये देखो हल्का सा होगा, हल्का सा उभार है, हल्का सा। ठीक है, क्यूबॉइडल में ऐसे क्यूब वाले हैं, होते हैं, शेप्स होती है इनकी, शेप इस प्रकार की होती है इनकी। ठीक है, फिर आते हैं कॉलमनर लाइक, ये वाले लंबे लंबे स्तंभ अनुकार। ठीक है, सीलिएटेड कैसे होते हैं, बाल वाले, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि थोड़े थोड़े बाल बाल होते हैं उनके। ठीक है, फिर आते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इरेगुलर लेयरिंग ऑफ सेल्स। इसे अगेन मैंने आपको बताया था कि जो ये स्यूडो लेवल जो होती है, किसी भी एक लेवल इसमें से होगा, लगेगा हमें ऐसे बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन होती नहीं है, होती एक ही है। वो देखने में हमें एक इल्यूजन ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है, यानी कि स्यूडो, स्यूडो मतलब नकली, जैसा भी बताया था, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है। स्यूडो का मतलब लिख लीजिएगा, नकली, फेक, जो रियल नहीं है। ये रियल लाइफ में यूज करते हैं, यू आर स्यूडो। ठीक है, चलिए, ये पूछता है, ये पूछता है, एग्जाम में आते हैं ये वाले। ठीक है, आगे सिंपल एपिथेलियल में स्क्वामस एपिथेलियल कैसे होता है, स्क्वामस के बारे में बता रहे हैं। सिंगल सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होते हैं, यूजुअली फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का काम करते हैं, मेम्ब्रेन से मतलब क्या होगा, लाइनिंग की तरह काम करते हैं। मेम्ब्रेन का काम, मेम्ब्रेन जब भी शब्द आ जाए तो समझ जाइए कि एक ऐसी चारदीवारी है जो सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। हमेशा ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मेम्ब्रेन का मतलब ही यही है, सुरक्षा। ठीक है, यूजुअली फॉर्म्स मेम्ब्रेन्स लाइंस ऑफ बॉडी कैविटीज। कैविटीज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी खोखली जगहें हैं, गुफाएं हैं, या जिसके अंदर बहुत कम सामान रखा गया है, जैसे कि लंग्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर तो हमें सिर्फ एयर एयर चाहिए, लिक्विड तो चाहिए ही नहीं कहीं भी। लंग्स के अंदर पानी चला जाएगा तो काम खराब हो जाएगा ना, हमें एयर का ट्रांसफ्यूजन चाहिए, तो वहाँ कोई हमें वॉटरी एरिया नहीं चाहिए। तो वहाँ की जो बॉडी लाइनिंग होती है उसको कैविटीज को भी कवर करने का कार्य करता है। इट अलाउज रैपिड एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सिंपल है, प्लेन है, चपटा हुआ सा है, और इससे ना कोई भी चीज का आदान प्रदान बहुत इजीली हो जाता है। कोई भी किसी प्रकार का भी आदान प्रदान है बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि लेयर में ना कुछ है ही नहीं, कोई सामान हो, कुछ हो। अब ये मान लीजिए 2-3 लेयर अगर होंगी तो उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, सीओ को, CO2 को, और चाहे O2 को, कुछ भी हो, दोनों में से किसी को भी आना जाना होगा, तो उसको लिए उसको लेयर्स बाय लेयर्स हमें क्रॉस करनी पड़ेंगी। बहुत सारे ऐसे जो बीच में द्वारपाल की तरह समझ लीजिए, वो आएंगे और उनको क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो वो हमें एक रैपिड एक्सचेंज में हमें कहीं ना कहीं रुकावट का कार्य करता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बल्कि वो रैपिड एक्सचेंज में हमारी हेल्प करता है, कि पतला है। मेन फंक्शन क्या था मैंने बता दिया, प्रोटेक्शन का और एक्सचेंज का। ठीक है, लंग्स एंड कैपिलरीज, कैपिलरी वर्ड के आगे जरूर लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बनता है, नहीं भी बनेगा तो मैं जरूर बनाऊंगी, कि जो कैपिलरीज होती हैं वो किस टिश्यू की बनी हुई होती हैं। तो आप क्या बताएंगे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ये पूरा नाम बोलेंगे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, इसका कि सिंपल भी लगेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, और नहीं भी आता अगेन मैंने कहा कि मैं तो पूछूंगी। क्यों, क्योंकि ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज जो कैपिलरीज बनाती है, इसी की वजह से ही आर्टरीज, और आर्टरीज का जो ब्लड है वो वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो जो कैसे कन्वर्ट, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे।
एक बार कि कन्वर्ट क्या बोला मैंने, कन्वर्ट कैसे हो जाता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। तो वो क्या है, वोकैबुलरी का काम वहाँ पे क्या हो रहा है, वो हम कैलकुलेशन में मैम पढ़ेंगे, ठीक है? मैम एक बार ये मेम्ब्रेन और बता देना, आपने क्या बोला था, क्या लिखना है इसके आगे, मेम्ब्रेन के आगे? मेम्ब्रेन के आगे कि ये हमेशा प्रोटेक्शन का काम करता है। मेम्ब्रेन वर्ड जब भी आएगा ऑलवेज रिमेम्बर कि प्रोटेक्शन की बात होती ही होती है। अगर देखो एग्जाम में कभी अटक जाओ ना, तो शब्दों के साथ खेलोगे ना, तो शायद वो चीज याद आ जाए, क्लिक कर जाए कि हाँ ये वाला हो सकता है कि वो चीज आपने आपको क्लिक ना कर रही हो कि यार मैंने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था क्या, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मेमोरी अगर शब्द वहां पे आ रहा है, तो आपको प्रोटेक्शन उसके फंक्शनैलिटीज में मिल सकता है पढ़ने के लिए। अगर नीचे ऑप्शंस में होगा तो आप इजीली आंसर को अपने समझ पाओगे, ठीक है? वैसे एनाटॉमी से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए ज्यादा मुश्किल एनाटॉमी आप लोगों की है भी नहीं इसके अंदर। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? फिर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में कौन सा, सेकंड क्यूबॉइडल, ये भी सिंगल लेयर सेल्स है, स्क्वायर होते हैं, जिसपे इसकी हाइट होती है इसकी विड्थ जैसी इक्वल होती है। आई एम सॉरी, इसकी हाइट भी और इसकी विड्थ भी दोनों इक्वल होती है, इसलिए इसको क्यूबॉइडल बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा कार्य क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही यही है कि ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन का और हमारे सिक्रीशन का काम करता है। मेनली पाया जाता है कहाँ पे, ये ओवरीज के अंदर, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है? सिर्फ ये मत समझिएगा ओवरीज के अंदर सिर्फ हम सेक्स सेल की बात हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ ओवरीज के अंदर उसी प्रकार के जो हॉर्मोन्स है वही सीक्रेट होते हैं, नहीं। एंगर को भी कंट्रोल करता है और आपकी सोचने समझने की क्षमता को भी कंट्रोल करता है, यहाँ पे वो वाले हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं, इसलिए इसको मूलाधार चक्र के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कितना कंट्रोल करते हैं अपने ओवरीज को, या कह लीजिए कि मूलाधार चक्र को। वहां से एंगर आपकी सोचने समझने की क्षमता को, डर को, इन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है? तो ये जो है, इसलिए इसमें एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का जो ये जो चीज है ना, मेनली एब्जॉर्प्शन, ये जो टर्म है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होंगे। उसमें जब हम थोड़ा सा अगर आप जोड़ेंगे अपने चक्रास के साथ इसको, तो आप थोड़ा थोड़ा वहां पे कनेक्ट कर पाओगे इस चीज को, कि कैसे जो किसी का डर है, किसी की बुरी नजर है, या किसी का एक नेगेटिव ऑरा है, हम कैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम उनसे डर भी जाते हैं, या फिर किसी की बात से हम डर जाते हैं और मन में घर कर लेते हैं और हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तो ये सारी इन टिश्यूज से भी वो चीजें हम समझ पाएंगे। एग्जैक्टली आप कहेंगे कि इसको इसको इसके साथ ही कनेक्ट करो तो वो मुश्किल है, पर हमें समझने के लिए एक रूपरेखा मिल जाती है, ठीक है? कॉमन इन ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स। ग्लैंड्स, दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं डक्ट वाले, होते हैं डक्टलेस वाले, ठीक है? तो डक्ट वाले जो होते हैं इनके पास अपनी एक पाइप होती है, ठीक है? डक्टलेस वाले में कोई पाइप पाइप नहीं होती, वो कहते हैं जाओ ब्लड में से जाओ, मैंने छोड़ दिया, मैंने मेरे मेरा काम था हार्मोन छोड़ने का, मैंने सिक्रीट कर दिया, जाओ। वो ऐसे छोड़ते हैं, वो नहीं देखता कि कहाँ किस पाइप में डालना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, ब्लड पे ऐसे ही ये घूमने लग जाते हैं। और जो ये वाला होता है, ये पहले बड़ा सजा सजा के पहले डक्ट के अंदर डालेगा, पाइप के अंदर डालेगा, ये कहेगा ना 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 ना, ब्लड भी नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना, किसी और ऑर्गन को कुछ नहीं देना, आपने सिर्फ टारगेटेड ऑर्गन को ही देना है, जिसके साथ हमारी दोस्ती है, सिर्फ वहीं पे ही हमारे सारे हॉर्मोन्स उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास ही जाएंगे, ठीक है? ये डक्ट वाले को साथ होता है, ठीक है? नेक्स्ट, फॉर्म्स अ वॉल ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। अगेन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम भी हमारे किडनी के अंदर भी होता है। किडनी क्या करती है, किडनी के अंदर भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का मेजरली रोल बड़ा रहता है, कि जो चीजें हमें एब्जॉर्ब करनी है तो अपने एक तो रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी होती है। जब यूरिन फॉर्म हो जाता है ना, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन पड़ा हुआ होता है, अगर आप टाइमली नहीं जाते हो टीचर्स कॉल अटेंड करने, अगर आपने वो डिस्चार्ज नहीं करा प्रॉपरली, आपने यूरिन को पास आउट नहीं होने दिया टाइमली, तो वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब भी होता है। रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हो जाता है, फिर जो द्रव्य, जो नेगेटिव या टॉक्सिन्स, जो वेस्ट था वो निकाला था, वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जो गलत है। तो दो तरीके के नुकसान होते हैं जब यूरिन को रोका जाता है। एक तो जब यूरिनरी ब्लैडर भी हमारा ज्यादा इंक्रीज, मतलब जो उसके मसल्स है वो ज्यादा ही बार बार इंक्रीज करती हैं, जब प्रोलॉन्ग पीरियड पे ऐसा नुकसान ज्यादा होता है। तो एक तो ये वो प्रोलॉन्ग पीरियड पे क्या होता है, उसकी मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती है। और जो प्रोलॉन्ग पीरियड पे नहीं है,
जो जनरल में भी देखा जा सकता है। बार-बार अगर आप वॉशरूम को अगर आप यूरिन की अर्ज को अगर आपने रोका है, नहीं जा रहे हैं, तो वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। फिर वो अपने विकार दिखाते ही दिखाते हैं, ठीक है? तो कइयों में आपने नोटिस करा होगा कि वो पानी तो पीते हैं लेकिन दे डू हैव अ अर्ज टू गो, पर वो जाते ही नहीं हैं, रुकते रहते हैं। और जो रोकते हैं ऐसा बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे बच्चों में जनरली पेट दर्द, दाँतों में प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम तो सबसे पहली चीज़ है दिखाई देगी। या फिर हड्डियों का बढ़ जाना अनियमित रूप से, अजीब-अजीब जगहों से कुछ हड्डी बढ़ जाएगी, कॉलर बोन में बढ़ जाएगी, पैरों में हड्डी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ व्याधियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है? कवर द ओवरीज हमने एक बार देख लिया, ठीक है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, कोलुमिनल एपिथेलियल टिश्यू को देख लेते हैं। सिंगल लेयर टॉल सेल्स की तरह होता है क्योंकि ये कैसे है कोलुमिनल खंभों की तरह, ठीक है? हाइट ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द सेल, ठीक है? नीचे बेस जो आप समझ लीजिए ये कम है और जिसकी हाइट है वो काफी बड़ी है एज कंपेयर टू विड्थ, ठीक है? सॉरी। मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें तीनों है, ठीक है? ऑफन इंक्लूड्स गॉबलेट सेल्स व्हिच प्रोड्यूस म्यूकस। म्यूकस कहाँ-कहाँ में हमारा पाया जाता है? एक तो हमारा ट्रैकिया में पता ही है, हमारा जो फूड पाइप है, हमारी वेंट पाइप है, तो हमारी जो फूड पाइप है मेजरली उसमें जो हमारा है, उसमें म्यूकस का सबसे ज़्यादा लाइनिंग उसकी जो लाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी मतलब अच्छी खासी होती है, ठीक है? और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी ये पाया जाता है, क्योंकि बहुत स्मूथ पैसेज की तरह हमें इसका पास ऑन कराना होता है। और म्यूकस का जो स्टमक में लाइनिंग होती है वो इसलिए इतनी मोटी अच्छी खासी होती है क्योंकि एचसीएल रखना होता है अंदर। अगर एचसीएल है, एक ऐसा एसिडिक पदार्थ हमारे पेट में है, अगर उसकी लाइनिंग मोटी नहीं होगी तो वो पेट की जो लाइनिंग है जिससे वो बना हुआ है, उस टिश्यू को जला देगा, ठीक है? तो इसलिए इसकी लाइनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये क्लियर हुआ? चलें। सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड एपिथेलियल, ठीक है? सिंगल लेयर होता है, कॉलमनर सेल्स की तरह ही होता है, दैट हैज़ हेयर्स, ठीक है? कॉलमनर तो बन गए, लेकिन इसके आगे हेयर्स भी लग गए हैं, ठीक है? cilia, these hairs are called cilia, ठीक है? फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी कई ऐसे पार्ट्स के अंदर ये हमें लाइनिंग देखने को मिलती है और बहुत सारी हमें फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब्स में जब ऐसे फैलोपियन ट्यूब में जब यहाँ पे होता है ना थोड़ा-सा इसको ठीक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये जो सीलिएटेड हेयर्स होते हैं ना इसकी वजह से ये मूव करके ना यहाँ तक आ पाता है ऊन, ठीक है? एग बेसिकली जब वो फर्टिलाइज़ कर जाता है ना तो यहाँ आके चिपक जाएगा यहाँ पे और फिर यहीं से ही वो अमनियोटिक फ्लूइड की सबने तैयारी कर ली होती है ना कि बेबी आ गया फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। तो जब वो तैयारी कर ली हुई होती है तो यहाँ पे आके चिपक जाएगा। ठीक है? यहाँ पे चिपका ना यहीं से ही बलून बनता हुआ उस अमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बेबी ग्रो करता रहता है। ठीक है? ये इसका एक बहुत अच्छा फंक्शन है, हेल्प मूव पार्टिकल्स आउट ऑफ द बॉडी। ये सिलेटेड जो होता है ना ये बॉडी से भी बाहर निकालने तक का भी काम करता है। कोई भी किस तरह की भी जैसे छींक आती है हमें, तो जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसे बैक्टीरिया या कोई भी ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो हमारे श्वास के ज़रिए अंदर चले गए हैं, तो उनको बाहर थ्रो आउट करने का काम भी यही करता है। ठीक है? स्यूडो अगेन क्या बोलेंगे? झूठा, मक्कार। सर्टिफाइड यानी कि जो मल्टी लेयर होती हैं, ऐसा एपिथेलियल। स्यूडो अगेन फॉल्स, सर्टिफाइड मतलब मल्टी लेयर, सिंगल लेयर ये सिंगल लेयर होती है पर लगती ऐसी है जैसे कि बहुत सारी लेयर्स हैं। बट सम सेल्स आर शॉर्टर देन द अदर्स। इसके अंदर ये भी चीज़ होती है, कुछ सेल्स ऐसे छोटे होते हैं, कुछ सेल्स बड़े होते हैं। देखने में लगता है कि सब कुछ एक जैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है, परफेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं लग रही। पर इन रियलिटी होती नहीं है जब हम चेक करते हैं इसको तो। ऑफन लुक्स लाइक अ डबल सेल लेयर। Main function are absorption and secretion, sometimes ciliated, such as the respiratory tract. Respiratory tract में भी आपको ये देखने को मिलता है। कभी-कभी ये ciliated की तरह काम भी करता है और मेजरली जो फंक्शन का रहता है एब्सॉर्प्शन और सिक्रेशन का ही रहता है। ठीक है? स्ट्रैटिफाइड अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सेकंड जो सेकंड इसका टाइप है हमारे एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है? स्ट्रैटिफाइड में स्ट्रैटिफाइड मतलब इसमें मल्टी लेयर है, हर एक की मल्टी लेयर ही है।
तो इसकी ज़ाहिर-सी बात है उसकी फंक्शनिंग में तो डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब चेंज नहीं होगी, पर हाँ, वो बढ़ जाएगी, ठीक है? जैसे मल्टी लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वामस सेल्स जो होते हैं मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन की लेयर जो है वो बढ़ गई है, जैसे कि पहले एक सैनिक तैनात कर रखा था हमने अपने घर के बाहर, भाई अब तो ज्यादा जरूरत है भाई, किसी ने या तो मान लीजिए कहीं पे कहीं को कोई कोई गया था, कोई कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, उसने कहा नहीं नहीं मेरे यहाँ पे तो अब ज्यादा सख्ती तैनात कर दो, तो अब हर घर के हर हर जगह पे दो दो तीन तीन सिपाही खड़े कर दिए गए हैं। तो वो पहले तो अभी एक ही था वो पूरे घर के लिए, अब इतने सारे लोग सिपाही खड़े कर दिए हैं उसके लिए, तो वहां ये प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होगी, खुद सोच के देखिएगा। जहाँ पे हमारे वाइटल ऑर्गन्स होंगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पे इनको ये वहां आपको मिलेंगे, ठीक है। टू टाइप्स होते हैं इसके, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पढ़ने में मुश्किल लगे आपको। स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टीलेयर हो गया, स्क्वामस में हमने चपटा पे देख ही लिया। नॉन केराटिनाइज्ड जो होता है ये तो वैसे टर्म तो उसमें यूज करते हैं जैसे कि आपके नीचे ज्यादा द्रव्य में न वो न होना, ठीक है। एब्सेंस ऑफ केराटिन, जो एक फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में केराटिन का, जो केराटिन का हम देखते हैं ना, केराटिन करवा लीजिए, इसके ट्रीटमेंट्स भी कहते हैं। तो इसमें फिलहाल इसमें इसमें एब्सेंस होती है, इसके अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। फ्री सरफेस इज मॉइस्ट, जो फ्री फ्री जो जितना बीच खाली एरिया होता है वो थोड़ा सा स्मूथ सा, के लिए स्मूथ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का, मॉइस्ट गीला गीला सा होता है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ माउथ, इसोफेगस एंड एनल कैनाल, गुदा द्वार, ठीक है। इन सब में इनकी ये इसकी लेयर पाई जाती है। किसकी होती है अगेन, ये जो होता है इसमें कई जगह पे इसका ये अगर टिश्यू खराब होना शुरू हो जाए तो उसके इसके अपने नुकसान भी होते हैं। रूखापन ज्यादा होता है, इसकी वजह से बीमारियां भी लगती हैं। इसकी क्लीनिंग टाइम पे होनी चाहिए ताकि इसका जो एक सॉफ्टनेस है, इसका मॉइस्चर जो है वो बना रहे अपनी जगह पे, ठीक है। इसके पीएच लेवल पे भी डिफरेंस आना शुरू हो, पीएच इसका मेंटेन होना चाहिए। ये सब कुछ आगे चलकर हम जब डाइजेस्टिव वगैरह पढ़ेंगे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उनमें भी ये चीज आपको थोड़ी सी और क्लियर होती चली जाएगी। इसलिए टिश्यूज को ना पढ़ के छोड़ मत देना, ये बेस है आपका, इसको समझना। नेक्स्ट तो वैसे भी चैप्टर में स्टार्ट करूंगी ब्रेन ही, ठीक है, क्योंकि सेल है, सेल से समझते हुए हम ब्रेन को ही पढ़ेंगे। चले सर्टिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। सेल्स आर फिल्ड विद केराटिन, अब इसके अंदर वो केराटिन फ्लूइड आ गया है। एपिडर्मिस ऑफ स्किन, आउटर स्किन स्किन लेयर जो होती है हमारी, वो किस कैसी होती है, केराटिनाइज्ड होती है, एपिडर्मिस जिसे बोलते हैं कैसे, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू यानी कि क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड यानी कि मल्टी लेयर क्यूबॉइडल जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसी होती है, जनरली टू लेयर्स होती है, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, इसी कुछ कुछ ज्यादा लेयर्स बनी हुई होती है। मेन फंक्शन क्या है, सिक्रेशन का और प्रोटेक्शन का। लार्ज डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ सलाइवरी ग्लैंड को हम देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इसी दो दो लेयर्स होती है क्यूब सेल्स की तरह, ऐसे दो लेयर्स बनी हुई होंगी, ठीक है। थोड़ी मोटी लेयर हो जाएगी। टिक लेयर क्या करते हैं, जैसे सलाइवा, यहाँ पे हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है और बहुत प्रॉम्प्ट बेसिस पे सिक्रीट होता है। और प्रोटेक्शन किससे करता है, हमारा सलाइवा में किसे प्रोटेक्ट करता है, और ये सॉरी ये जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स है, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है, उनको भी प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे करता है, जब हमने खाना खाया तो एक तो उसको चबाने के लिए जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज निकला और भी हमारे पदार्थ निकले, सलाइवा जो निकला उसको पचाने का काम करेगा। तो कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर उसमें थी ना, तो उसको वहां से बचा लेता है, वो नीचे नहीं जाने देता उसको। वहीं या तो वहीं पे किल कर देगा, या फिर अगर किल नहीं कर पाया तो पेट तक चला जाएगा, लेकिन उसको नुकसान अभी गले में नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गले पे नुकसान पहुंचाते हैं। आपने लेकिन कई बार नोटिस करा होगा, पता भी है कि गले में नुकसान हो या ना हो, लेकिन अंदर पेट में जाके, आंतों में जाके नुकसान होना शुरू हो जाता है। गले में तो लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो वहां ये पास बाय हो जाता है इन टिश्यूज की वजह से। वहां उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, पहुंचाता है लेकिन हम नजरअंदाज कर भी देते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे हैं जो पेट तक नहीं पहुंच पाते, उनको वहीं पे ये मार भी देते हैं। जैसे सलाइवा होता है ना, हमारा टॉन्सिल्स जो होते हैं, सबसे बड़ा ये जो हमारा माउथ होता है ना, ये बहुत बड़ा फर्स्ट बैरियर है किसी भी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो इसलिए ओरल कैविटी, जो हमारी जो ओरल हाइजीन है ना, उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्योंकि ये टिश्यूज जो होते हैं इन्हीं में ही बहुत सारे सिक्रीशन और प्रोटेक्शन का काम चल रहा है। प्रोटेक्ट तो कर रहा है जिस चीज के ऊपर वो चिपटा हुआ है उसको तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है और सिक्रीट करने का भी कार्य करवा रहा है। स्वेट ग्लैंड्स हो गए पसीना, मेमोरी ग्लैंड्स हो गई जो फीडिंग के टाइम पे मदर्स के लिए, ठीक है, उसमें भी ये लेयर का काम करता है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इसमें क्या होता है ये भी कॉलमनर जो बने हुए हैं ये वाले, वो क्यूब वाला था, ये कॉलमनर है। वो छोटे छोटे क्यूब सी जैसे कि शुगर क्यूब्स होती हैं, ये लंबे लंबे स्तंभ वाला हो गया, ठीक है। सरफेस सेल आर कॉलमनर सेल्स अंडरनीथ वेरी इन शेप। देखिए हम एक बार देखेंगे जो ये है पूरी लाइन जा रही है ना, इसके अंदर जितने भी सेल्स नीचे नीचे की तरफ जो है ना उनमें कुछ ना कुछ सेल्स की शेप में डिफरेंस होगा। कम पाए जाते हैं ये बॉडी के अंदर और इनका काम क्या होता है प्रोटेक्शन का और सिक्रेशन का। स्मॉल अमाउंट इन द फेरिंग्स एंड द मेल यूरेथ्रा, बहुत ही कम जगह पे पाया जाता है ये, पर कहाँ कहाँ है फेरिंग्स में यानी कि गले की तरफ जो हमारा नेसोफेरिंग्स होता है, लेरिंगोफेरिंग्स होता है, उनके अंदर ये पाया जाता है और मेल यूरेथ्रा में, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में फोर्थ कैटेगरी स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अभी बालों वाला हम जो हमारे कॉलमनर है टिश्यू है उसमें बाल लगे हुए हैं, ये सीलिया ऐसे लगे होते हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे बाल जो बने हुए हैं ना ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कि कहीं पे अगर जिद्दी मैल है उसको रिमूव करने का काम क्या करता है, ब्रश करता है ना, तो ऐसे ही होता है ये ना छोटी छोटी जो सेल्स, ये सीलिया जो होता है ना, कोई भी छोटे से छोटा पदार्थ भी ना वहाँ चिपक ना पाए, उसकी मूवमेंट बनी रहे, उसकी गति बनी रहे, वो ठहर ना जाए, उसका कार्य ये करता है, उसमें हेल्प करता है ये, ठीक है। सुपरफिशियल सेल्स आर कॉलमनर यानी कि जो ऊपरी भाग पे जो होते हैं सेल्स वो कॉलमनर होते हैं और उनके ऊपर एक क्या लगा होता है, बालोनुमा एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है जिसे हम सीलिया कहते हैं। लाइंस parts of the respiratory passage, male genital organs, vasa deferens and epididymis। ये जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसके अंदर जो उनको बनाने का कार्य करता है स्पर्मेटोजोआ के टाइम पे और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो काम आता है स्पर्मेटोजोआ, उसमें जो काम आता है ये उनके उसमें मतलब जो उनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जेनिटल ऑर्गन, उसके अंदर ये वास्ट रेफरेंस या एक चीज होती है उसके अंदर होती है, उसकी लाइनिंग में होता है ये सब कुछ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर एपिथेलियल कॉलमनर एपिथेलियल जो टिश्यू बना होता है ये वाला सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये हेल्प करता है कि कोई चीज कहाँ से ऐसे मूव करे, आगे की तरफ मूव करे, उसको गति प्रदान करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ उसका मूवमेंट पैसेज जो है उसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर आ सके या जा सके, सिर्फ यही एक कार्य नहीं है, वहां पे छींक का काम जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आ गया है, कोई भी ऐसा अनवांटेड पदार्थ पार्टिकल है उसको बाहर फेंकने का भी काम करता है, ठीक है। ये वैसे शायद आपका आएगा नहीं, उसमें होगा नहीं रिप्रोडक्शन में, एक बार देख लूंगी, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशन का मतलब हमेशा समझिएगा कोई भी चीज एक है वो किसी दूसरी चीज में बदल बदल रही है, लेकिन वो एकदम से नहीं बदल रही, मतलब यहाँ पे अगर ए ब्लॉक रखा है और यहाँ बी ब्लॉक रखा है, वो डायरेक्टली ए टू बी नहीं जाएगा, यहाँ बीच में ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे जो बी के जैसे जैसे होते जाएंगे और फिर बिल्कुल बी जैसा रूपांतरण ले लेंगे, बिल्कुल बी जैसे हो जाएंगे, फिर लास्ट में ए में थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते ए में थोड़ा चेंज होता गया, वो बी जैसा होता गया, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज। तो एक तरह से ऐसे ही धीरे धीरे चेंज होता हुआ दिखाई देता है। जैसे एक कोई पेंट है, व्हाइट टू पिंक जा रहा है यहाँ पे, तो व्हाइट पहले होगा फिर थोड़ा सा पिंक, थोड़ा 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 डार्क 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 बिल्कुल चटका हुआ पिंक। तो वो जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है ना, ओम्ब्रे इफेक्ट जो देखने को मिलता है हमें, उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। डोम लाइक सेल्स यानी कि थोड़े से उभरे हुए होते हैं, ऐसा डोम होता है ना गुम्बद वैसा, ठीक है। लाइक सेल्स आर नाइदर स्क्वामस नॉर कॉलमनर, ना ही तो ये कॉलमनर की तरह बहुत उठे हुए होते हैं और ना ही स्क्वामस की तरह बिल्कुल चपटे हुए होते हैं, ठीक है। शेप ऑफ सेल्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग, ये डिपेंड करता है कितना वो स्ट्रेच कर रहा है वो सेल, उसके ऊपर उसकी शेप डिफाइन करी जाती है। ऑफन 10 या 10 से ज्यादा एक लेयर इसकी एक सेल के अंदर उस एक टिश्यू के अंदर 10 से 10 से ज्यादा लेयर्स लगी हुई होती है।
मेन फंक्शन क्या था स्ट्रेचिंग का और प्रोटेक्शन का, यानी कि कौन सा डिस्टेंडेंट ब्लैडर और एम्प्टी ब्लैडर, सॉरी मतलब ये तो उसका डिफरेंस दिखाने की कोशिश करी है। जैसे कि मैंने बताया यूरिनरी ब्लैडर की मैं बात कर रही थी, ब्लैडर के अंदर कौन सी हमारी लाइनिंग लगी हुई होगी, यूरिनरी सिस्टम आ गया। ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यूज, अगर इसको प्रोलॉन्ग पीरियड तक इसको अगर आपने इसका मिसयूज करा है तो ये टिश्यू खराब हो जाता है। ओके, प्रोलॉन्ग पीरियड का अगेन मैं बात रिपीट कर रही हूँ, इसलिए कभी भी अपनी नेचुरल अर्ज को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। सेकेंड चीज, जब हाँ जी, जो हम वो करते हैं क्रिया करते हैं सहजौली क्रिया और व्रजौली क्रिया जो करते हैं, अश्विनी क्रिया करते हैं, उसमें जब हम देखते हैं नोटिस करते हैं तो अपन देखेंगे कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलीफ का हम जो कार्य करते हैं, उससे इस टिश्यू को गति प्रदान होती है, टिश्यू की रिपेयरमेंट भी होती है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, फाइनली दूसरे टिश्यू पे हम अभी आ गए। कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है ये एक तरह से जोड़ का काम करता है। ये तो भागने का काम करेगा, ठीक है, या फिर हाथ में हाथ लेके दूर दूर जल्दी जाने का काम करेगा, नहीं तो एक पैसेज का काम, मतलब कैसे काम करेगा, आपस में टाइटली पैक्ड नहीं होते ये, होते थोड़ी दूर दूर है। जैसे कि होता है ना कि हमने अगर गाड़ी से सामान निकालना है और रखना हमने किसी और कमरे में जाकर है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम जैसे कि आप मान लीजिए क्लास में 4-6 बच्चे हैं, तो ये 4 बच्चों ने आपस में ना एक ऐसा सिंक बैठा लिया कि मैं ना कार में से सामान निकालूंगा, फिर तुम्हें दूंगा, फिर थोड़ी दूरी पे एक और लड़की खड़ी है, वो लेंगे, ठीक है, फिर थोड़ी दूरी पे ज्योति जी खड़ी है, मान लीजिए वो खड़े हैं, ज्योति जी ने अनामिका जी को दिया, अनामिका जी ने डायरेक्टली उस जगह पे रख दिया जहाँ पे उसको रखना था। अब पैसेज इतना लंबा था कि अगर मान लीजिए कार में से सामान निकाल के उमेश जी, तो उमेश जी ने अगर वो खुद उठाते, और जहाँ अनामिका जी खड़े हैं वहां इतनी दूर, मान लीजिए ये कार है, ठीक है, यहाँ से सामान निकालना था और हमें यहाँ रखना था कहीं पे, ठीक है, और अनामिका जी यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ उमेश जी खड़े हैं, तो उमेश जी को बार बार यहाँ जाना पड़ेगा फिर वापस आएंगे, ऐसा होगा ना, बार बार करना पड़ेगा। तो कनेक्टिव टिश्यूज में एक इस तरह की एक प्रकार की कनेक्टिविटी बनाई हुई होती है कि यहाँ से इन उमेश जी ने इनको दिया, ज्योति जी ने लिया, फिर यहाँ पे फिर इनको किसमें रखी यहाँ पर, पूनम जी अगर है तो उनको दे दिया, फिर इन्होंने अनामिका जी को दिया और अनामिका जी ने टारगेटेड एरिया पे रख दिया। तो इससे क्या हुआ, इनमें से किसी को भी जगह से हिलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी देखो काम कैसे कनेक्शन के साथ एक सिस्टमेटिक वे में हो गया। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम मोटे तौर पे पढ़ेंगे उसको कि कैसे वो हमें कितनी सारी चीजों में हमें हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, फाउंड एवरीवेयर इन द बॉडी, क्योंकि हमें कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फाउंड इन बिटवीन अदर टिश्यूज, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू, एक टिश्यू तो एक ही कार्य कर रहा था, दूसरा टिश्यू दूसरा कार्य कर रहा है, उनमें आपस में संबंध बना रहे और मिलजुल के काम करते रहे, इसके लिए क्या है इनके बीच में, कनेक्टिव टिश्यू। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे, सबसे ज्यादा नहीं बोलूंगी, गलत होगा, सबसे ज्यादा फैला हुआ एक तरह से, तो पूरे शरीर में सबसे ज्यादा तौर पे फैला हुआ कौन सा टिश्यू है, ये वाला फैला हुआ टिश्यू है। It consists of cells surrounded by the compartment of fluid called extracellular matrix. एक सेल है, ये कुछ सेल है, मान लीजिए कुछ सेल्स हैं, ये जो जो है ना येलो वाला पदार्थ जो होता है, इसको जो है इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय द कंपार्टमेंट्स ऑफ फ्लूइड कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ये जो है बाहर का जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, इसको लाइन अप करने के लिए ये संभाले रहे, इसको कुछ हो ना, या कह लीजिए इनके अंदर जो एक कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए जो जिस टिश्यू की जरूरत होती है वो ये टिश्यू है हमारा। ठीक है, ये वाला, और ये सेल है, इनके बाहर का जो पदार्थ है इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, सेल के बाहर का, ठीक है, और अगर सेल के अंदर होता है तो इंट्रा, एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं, इंट्रा सेलुलर भी बोल सकते हैं इसको। इंटर में वैसे यहाँ वाला आ जाता है, जहाँ पे दो सेल आपस में बात कर रहे होते हैं तो इसको हम इंटर बोल देते हैं।
मैम की आवाज नहीं आ रही है। मैम लेफ्ट हो गई है। आप में से कोई मैसेज कर दीजिए ग्रुप में। वैसे भी क्लास का टाइम हो गया अब तो। प्रियंका आप एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो, फिर अकॉर्डिंगली मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगी ना। ओके कर। ग्रुप में तो मैसेज छोड़ दिया है। ओके। ओके, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती